मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि सिलेबस जो है एमपीपीएससी का वो होली बुक है। आपने एमपी की बुक कितनी बार पढ़ी होगी? एमपी की बुक शायद मैंने 30 to 35 टाइम्स तो पढ़ ली होगी। कितनी बार? हाँ। मतलब 20 से 25 बार आपने एमपी की बुक पढ़ी? सीरीज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। मतलब आपकी मेंस अगर आपने टेस्ट सीरीज़ लगा रखी है और डेडिकेटेडली आपने उसको फॉलो किया है तो आपका 50 to 70% मेंस उसी से 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर में ऐसा क्या लगातार मेंस लिख रहे हैं? 2019 का भी लिखा, 2020 का भी लिखा, 2021 का भी। टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था आपने, लगभग कितनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और कितने टेस्ट दिए होंगे? बच्चे ऐसे रहते हैं जो शायद उन्हें टेस्ट सीरीज़ में कंफर्टेबल नहीं रहते हैं या उन्हें ऐसा लगता है कि हम वहाँ जाके टेस्ट सीरीज़ देंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, एग्ज़ाम का प्रेशर। प्रीलिम्स मेंस में आपका सिलेबस होता है होली बुक, ठीक उसी तरह आपका डेफ इज़ एवरीथिंग। डेफ के बाहर बहुत रेयर केसेस में आपका इंटरव्यू जाएगा। हो तो ऐसा कुछ चैलेंज आए आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ तक आना एक लड़की के लिए बड़ी बात होती है। बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ कि मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई, मेरी दी, ये लोग थ्रू आउट मेरे कंसिस्टेंट सपोर्टर्स थे। मतलब एक एज अ स्ट्रॉन्ग पिलर रहे हैं ये कि नहीं, जैसे अगर रिश्तेदार भी बोलते थे कि नहीं शादी करवा दीजिए बाद में पढ़ लेगी, तो नहीं, अभी वो पढ़ेगी, पहले पोस्ट लाएगी। जर्नी में डेफिनेटली सबसे बड़ा श्रेय मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स को जाता है। ये दोनों नहीं होते तो ये आज ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल नहीं होती। उन्होंने स्ट्रॉन्ग रखा कि नहीं तुम कर सकती हो, नहीं तुमसे होगा प्रियल, अच्छे से तुम डेडिकेटेड रहो। तो डेफिनेटली मेरी फैमिली। इंदौर का जो भंवरकुआं है, भोलाराम है, आपको क्या लगता है वहाँ पर ऐसा क्या है? क्योंकि स्टूडेंट जो भी आते हैं वहाँ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। और भंवरकुआं एमपीपीएससी की जान है। मतलब एक होता है ना कि हार्ट है ये एमपीपीएससी का। यहाँ दिल धड़कता है एमपीपीएससी वालों का। आप इस जर्नी में अकेले नहीं हो, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। तो वो आपको एक मोटिवेशन, हैंड राइटिंग होती है वो मैटर करती है। फ्यूचर के एस्पिरेंट्स के लिए मुझे यही एडवाइस है कि आप लोग योद्धा हैं। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमपीपीएससी, आप डेफिनेटली योद्धा हैं। आप पिछले 3-4 साल से स्ट्रगल में अभी तक खड़े हैं और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। हाय एवरीवन, मेरा नाम कुमार अर्जुन यादव है। चैनल द कुमार अर्जुन पीएससी वाले में एक बार फिर से स्वागत है। आज फिर आपके सामने एक और नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें एक नई कहानी होगी, नया संघर्ष होगा। हमारे सामने प्रियल जी यादव मैम हैं जिनका सिलेक्शन सहायक आयुक्त के पद पर हुआ है और इनका डीएसपी वेटिंग है। तो उनसे जानेंगे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और पूरा स्ट्रेटजी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहले मैम को कामना देना चाहूँगा कि मैम ने प्रथम प्रयास में सफलता हासिल की है। तो मैम से जानेंगे उनका परिचय के बारे में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियल यादव है एंड मेरा एमपीपीएससी 2020 में असिस्टेंट कमिश्नर कोऑपरेटिव्स की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है एंड इसी के साथ मेरा डीएसपी वेटिंग है। साथ में मेरा 2019 का भी इंटरव्यू कॉल है एंड 2021 का भी मैं मेंस अभी दे के आई हूँ एंड 2022 भी मैंने क्वालिफाई किया है। मैम आपके बारे में बताएंगे, आप कहाँ से हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा? जी, मैं हरदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और मेरा फैमिली बैकग्राउंड बेसिकली मेरे फादर बिज़नेस और साथ ही साथ एग्रीकल्चर फील्ड में है। माताजी मेरी हाउसवाइफ है। मेरा एक ब्रदर है जिसने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। सर मेरी खुद की इंजीनियरिंग फील्ड रही है। मैंने कंप्यूटर साइंस ब्रांच से इंजीनियरिंग करी है मेडिकैप्स कॉलेज से और मेरा स्कूलिंग और इंजीनियरिंग दोनों इंदौर से ही कंप्लीट हुआ है। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन आपने कब से स्टार्ट की? लास्ट कॉलेज के 2017 जब मेरा लास्ट ईयर चल रहा था कॉलेज का, तब हम मतलब मैंने एक एनजीओ सॉर्ट ऑफ स्टार्ट किया था लड़कियों की हेल्प करने के लिए। ऑर्फन गर्ल्स थी तो उसी के साथ थोड़ा वो काम करते करते एक मोटिवेशन आने लगा कि नहीं कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे दूसरों को हेल्प मिले। फिर साथ में कुछ ऑफिसर्स देखती थी जिनके इंस्टाग्राम फेसबुक और वीडियोस देखती थी और एक थोड़ा सा मेरी मदर और फादर का भी स्टार्टिंग से जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी तो थोड़ा सा सपना था कि घर से कोई सिविल सर्विसेज में जाए। तो वहीं से मेरी सिविल सर्विसेज की जर्नी स्टार्ट हुई और मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद मेरा जॉब भी लगा था कंपनी में, बट मैंने उसे क्विट करके और जस्ट आफ्टर इंजीनियरिंग मैंने इसकी प्रिपरेशन सिविल सर्विसेज में आपने जो प्रिपरेशन किया था, स्टार्ट किया था, मतलब कहाँ से, मेंस से किया था या प्रीलिम्स से किया था? जी सर, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो उस
टाइम मैंने प्रीलिम से ही स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। थोड़ा सा जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 2019 के अराउंड, थोड़ा सा मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में दिक्कत थी, क्योंकि एज़ ऑलवेज़ जो पहली बार स्टार्ट करता है तो हमें सारी चीज़ें अवेयर नहीं होती है। तो मैंने प्रीलिम से ही स्टार्ट किया था प्रिपरेशन करना, उसके बाद मैंने मेंस एंड देन जर्नी अभी चल रही है। आपने जर्नी का बोला है तो अभी जर्नी के बारे में भी जानना चाहेंगे। आपकी ओवरऑल जर्नी क्या रही, स्कूलिंग से लगा के आज जो आपको ऑफिसर का पद मिला है, यहाँ तक की जर्नी क्या? जी, मेरा बेसिक प्राइमरी स्कूलिंग हरदा डिस्ट्रिक्ट से ही कंप्लीट हुआ था। उसके बाद सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी क्लासेस मेरी इंदौर से कंप्लीट हुई है। सिंस कॉलेज टाइम में मैं कॉलेज टाइम में स्टूडियस रही थी, एंड इंजीनियरिंग मैंने कंप्यूटर साइंस ब्रांच में कंप्लीट की थी। उसके बाद ही मैंने MPPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। इनिशियली मैंने जो प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, कुछ मेरे कॉलेज के सीनियर्स थे, कुछ मैम थी जो MPPSC जिन्होंने क्रैक किया था, तो थोड़ा सा मैंने उनसे कॉन्वर्सेशन करा था, एंड आफ्टर दैट उन्होंने मुझे थोड़ा इस चीज़ के बारे में नॉलेज दिया। थोड़ा सा मैंने नॉलेज अलग अलग जगह से लिया और फिर मैंने क्रिस्प स्ट्रैटेजी प्लान की और उससे मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट। जैसे आपने जो सिविल सर्विसेज का चुनाव किया था, ऐसा नहीं कि आपने जॉब भी आपको मिल गया था। हाँ। तो आपका क्या रीज़न था कि मुझे जॉब नहीं करना है? क्योंकि एक अच्छा ऑफर्स मिला होगा आपको। बेसिकली इंजीनियरिंग में तो काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट होते हैं, तो आपका हुआ भी है, तो फिर आपने उसको क्विक करके, अगर आपका इधर नहीं होता तो फिर? एक था ये, जब मुझे जॉब मिला था, थोड़ा सा फैमिली की तरफ से भी रहता है कि एक बहुत अच्छी जॉब है, इंजीनियरिंग की डिग्री है आपकी 4 साल की, तो थोड़ा सा जॉब कर लो, उसके बाद सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर लेना। बट मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं थोड़ा सा अगर मैं स्टडी अभी कंटिन्यू रहूँगी तो मैं ज़्यादा बेटर वे में कर पाऊँगी, और थोड़ा सा मेरा सिविल सर्विसेज की टूवर्ड्स इंक्लिनेशन स्टार्टिंग से ही प्लान भी तो ऐसा कोई था नहीं। प्लान भी मैं हमेशा, मतलब जो मेरे फ्रेंड्स भी रहते हैं, फैमिली भी रहती है, स्पेशली कोरोना आया था तो एक सबका थॉट जा रहा था प्लान बी के टूवर्ड्स, तो मेरे दिमाग में हमेशा एक ही चीज़ रहती थी, माई प्लान बी वॉज टू सक्सीड प्लान ए, और प्लान ए था कि MPPSC क्रैक करना। तो अल्टीमेटली प्लान बी, प्लान ए, एवरीथिंग वाज सेम कि MPPSC। बताना चाहूँगा कि जो मैम का मीडियम रहा है वो इंग्लिश मीडियम रहा है, तो मैम से हम जानेंगे कि उनका मेंस का जो स्ट्रेटजी था वो कैसे प्रिपेयर किया था, कैसे नोट्स प्रिपेयर किए थे, क्या टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी या नहीं थी, साथ ही साथ सोर्स जो रहा था मेंस का उसका भी पूछेंगे हम कि क्या क्या किन कोचिंग का लिया था। तो मैम से पूरा स्ट्रेटजी जानेंगे मेंस का। जी, जब मैंने MPPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था यहाँ की सोर्सेस, क्योंकि मेरा इंग्लिश मीडियम था और MPPSC में हिंदी मीडियम के सोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं। अगर मैं MP सब्जेक्ट की बात करूँ तो हिंदी मीडियम की बुक्स ज़्यादा ऑथेंटिक थी, इंग्लिश मीडियम की बुक्स में कुछ मिस्टेक्स रहती थी या सोर्सेज अवेलेबल नहीं रहते थे। तो सर मैंने तो सबसे पहले सिलेबस देखा, क्योंकि मैंने 2019 का भी मेंस दिया है। 2019 और 20 का सिलेबस थोड़ा अलग हो चुका है मेंस का, तो मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपने हैंड रिटन नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे तभी से, कि जो टॉपिक में सिलेबस। ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि सिलेबस जो है MPPSC का वो होली बुक है, मतलब थ्रू आउट द जर्नी, जब आप प्रीलिम स्टार्ट करेंगे तब से लेके मेंस इंटरव्यू तक आपको सिलेबस बहुत हेल्पफुल करेगा। मतलब आप सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं जाता है, सिलेबस इट्सेल्फ पूरा एक कंबाइंड जो रहता है ना MPPSC का सोर्स, वो बताता है। तो प्लीज़ डेली जो भी MPPSC के एस्पिरेंट्स हैं जो प्रीलिम्स मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो डेली सिलेबस को रेफ़र करिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन प्लान करते हैं। तो मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग हर सब्जेक्ट के पहले हैंडमेड नोट्स बना दिए थे। जैसे मैं आपको कुछ नोट्स बताना चाहूँगी। ये मैंने डायनेस्टीज़ के नोट्स बनाए थे। मैं जनरली नोट्स हैंड आउट के फॉर्म में बनाती थी ताकि मैं कभी भी इन्हें उठा के रिवाइज़ कर सकूँ, या मैं कहीं जाती थी तो एक डायनेस्टी का एक हैंड आउट ले जाती थी। और मैं जनरली एक फ़्लो चार्ट के फॉर्म में नोट्स बनाती थी, क्योंकि अभी जो MPPSC 2020 का पैटर्न हुआ है इसमें 5 मार्कर और 11 मार्कर के लिए कंपैरेटिवली कम स्पेस रही है। तो 5 मार्कर में आप जैसे थोड़ा सा भी यहाँ से रेफ़र करेंगे तो आप वहाँ लिख सकते हैं। तो मैं शॉर्ट में फ़्लो चार्ट्स के फॉर्म में ये नोट्स बनाना प्रेफर करती थी। इसी तरह मैंने सारे सब्जेक्ट के नोट्स बना ही लिए थे स्टार्टिंग से ही। दूसरी चीज़, राइटिंग प्रैक्टिस। फर्स्ट मैं प्रीलिम्स से स्टार्ट करती हूँ मेरी स्ट्रैटेजी। प्रीलिम्स में आपको फैक्ट्स
करंट अफेयर्स, इन पे आपकी स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए। जैसे कि डेली जो आप नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, स्पोर्ट्स इवेंट हो रहे हैं, उनका आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए आप कोई भी एक मंथली मैगज़ीन लगा सकते हैं। अगर आप मंथली मैगज़ीन नहीं लगा पा रहे हैं या मंथली मैगज़ीन नहीं पढ़ पा रहे हैं, इतना पंक्चुअल नहीं है या कुछ इशू आ रहे हैं, तो आप ईयरली मैगज़ीन भी रेफ़र कर सकते हैं। उसमें भी पूरा रहता है जो भी करंट इवेंट्स हुए हैं। आप पहले जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इनको एक बार रीड कर लीजिए। फिर इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यू की बुक्स होती है, जैसे घटना चक्र एक बहुत अच्छी बुक आती है एमसीक्यू की, वो मतलब दैट बुक हेल्प मी अ लॉट। मतलब मैंने घटना चक्र पढ़ी तो उससे मुझे एक तो बैकग्राउंड, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था तो मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी इतना नॉलेज नहीं था, तो मुझे एक बैकग्राउंड क्लियर हुआ उन बुक से कि हाँ, जैसे आप अगर घटना चक्र से मेडाइवल पढ़ रहे हो, आप बाबर पढ़ोगे तो बाबर इंडिया क्यों आया था, बाबर ने कितनी बार इंडिया में आक्रमण किया है, बाबर की टेक्निक्स क्या थी, वो उस बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है। तो एक स्टोरी फॉर्म में आपको बैकग्राउंड भी क्लियर होता है, साथ ही आप वहाँ पे क्वेश्चन लगाते जाते हैं। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे उतना आपको हेल्पफुल रहेगा प्रीलिम्स। जैसे अपन एमपी की बात करते हैं तो एमपी को लेकर काफ़ी रहता है कि एक बुक से अपन कवर कर सकते हैं क्या? जी, मैं तो एक ही बुक सजेस्ट करूँगी, क्योंकि जितनी लिमिटेड सोर्सेज रहेगी उतना आपको हेल्पफुल रहेगा। कौन सी बुक पढ़ी थी आपने? मैंने पुणेकर स्टार्ट, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी 2019 की पुणेकर में अभी तक उसी में जो नए नए इवेंट्स हो रहे हैं मैं उसमें ऐड ऑन करते जा रही हूँ बुक के पास, पर मैंने वो बुक चेंज नहीं की है। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है, आप जब एक बुक पढ़ते हो तो आपको उस बुक के पेजेस, उस बुक की इमेजेस आपके ब्रेन में बन जाती है, और आप जब दूसरी बुक पर स्विच करते हैं तो वो डिफ़िकल्ट होता है, वो एक तरह से दूसरा हार्डवर्क हो जाता है। तो इसीलिए आप एक ही बुक को पूरी जर्नी कंटिन्यू रखिए। अगर आपको कुछ लग रहा है कि उस बुक में ऐड ऑन करना है, या जैसे करंट अफेयर्स हो गए या कुछ नए इवेंट्स हो, नया कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो आप उस बुक में साइड में ऐड ऑन कर सकते हैं या कुछ पेजेस में ऐड ऑन कर सकते हैं। पर इट्स माई सिंसियर एडवाइस टू एवरी एस्पिरेंट, आप प्लीज़ बुक्स चेंज मत करिए, लिमिटेड सोर्सेज रखिए, रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। एमपी की बुक कितनी बार पढ़ी होगी? एमपी की बुक चूँकि मैं 19, 20, 21 दे रही हूँ, शायद मैंने 30 to 35 टाइम्स तो पढ़ ली होगी। इतनी बार? हाँ। मतलब 20 से 25 बार आपने एमपी की बुक पढ़ ली? हाँ, डेफिनेटली मैंने 20 से 25 बार वो बुक पढ़ी। ये आपको तो हर टॉपिक का पता होगा कि किस पेज पे कौन सा लिखा हुआ आप है। बिलीव नहीं करेंगे, हाँ, जनरली मैं अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ ही ग्रुप स्टडी करती हूँ, तो मैं उनको कुछ फैक्ट बताती हूँ तो मैं उनको ये तक बता देती हूँ कि वो राइट साइड वाले पेज के कॉर्नर वाले बॉक्स में दिया हुआ है। मुझे इतना इमेज रट गया है। मैं जैसे प्रीलिम्स दे के भी आती हूँ तो मैं क्वेश्चन स्टिक लगाती हूँ, तो मुझे वो पेज याद आते हैं कि अच्छा इस पेज पे था वो। जनरली लोग 3 से 4-5 बार पढ़ते हैं, 5 से 6 बार पढ़ लेंगे, लेकिन आपने इतनी बार पढ़ना मतलब कैसे? क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो एमपी जो मतलब नॉर्मली एमपी वीक रहता है, हम पहली बार पढ़ते हैं तो 2-3 बार तो एमपी बच्चा पढ़ता है तो उसे समझ में आता है, एमपी समझ में आना स्टार्ट होता है। फिर आप प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि एमपी में प्रीलिम्स के 30 to 35 क्वेश्चंस आते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप बार बार उसका आर्ट एंड कल्चर, फिर मेंस के लिए आप पढ़ते हैं, मेंस में भी एमपी अराउंड 120 to 150 मार्क्स का वेटेज रखता है, तो आप बार बार उसको पढ़ते जाते हैं। तो सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई, मैंने बहुत मतलब एमपी और लूसेंट तो मैं बहुत बार पढ़ चुकी हूँ। जैसे उसमें कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं जो कन्फ्यूज़न वाले रहते हैं, जैसे अपन पढ़ लेते हैं, जैसे जनजाति हो गया, है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं, जैसे साहित्य वगैरह वाला पोर्शन हो गया, भूल जाते हैं अपन कवि की जो रचनाएं वगैरह रहती हैं, तो उनका क्या करते थे आप? जैसे एमपी मैंने जैसा बताया आपको कि थोड़ा मेरा वीक था स्टार्टिंग से ही, और मैं इस चीज़ में बहुत ब्लेस्ड थी कि मुझे स्टार्टिंग से एक बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल मिला था। तो हम लोग क्या टॉपिक्स डिवाइड कर लेते थे कि जैसे जनजाति हो गया या साहित्य क्या आप आज पढ़ेंगे और 4 दिन बाद भूल जाएंगे, तो हमने साथ में मिलके साहित्य पढ़ लेते थे कि एंशिएंट राइटर्स मैं बताऊँगी, मेडिवल कोई और बताएगा, मॉडर्न कोई और बताएगा। फिर हम उस टॉपिक्स को जैसे 2-3 दिन बाद, जैसे साहित्य आज कंप्लीट हो गया, पर 2-3 दिन बाद रैंडमली जब हम बात करते थे तो वो टॉपिक एक बार डिस्कस कर लेते थे कि अच्छा ये राइटर्स थे, ये कल्चर में दे रखा था, ये जनजातियाँ थी। तो एक ग्रुप एमपीपीएससी की प्रिपरेशन की जो मैं बेसिकली स्ट्रैटेजी आपको बताऊँ ना, तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। एक पार्ट था पूरा स्टडी पार्ट कि आपको पढ़ना है, आपको क्या बुक्स यूज़ करनी है, आपको कहाँ से रेफ़र करना है टॉपिक, और जो दूसरा पार्ट था ना दैट वाज मोटिवेशनल पार्ट कि आप मतलब एक मेरे लिए मोटिवेशनल पार्ट मेरी फैमिली थी,
क्योंकि ये बहुत बड़ी जर्नी होती है, पेशेंस रखना पड़ता है आपको हर दिन अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ता है कि नहीं, एवरीथिंग विल बी राइट। आप देख रहे हैं कि ये रिज़ल्ट लगभग 4 साल बाद आया है, तो हर दिन हमको मोटिवेटेड कि हाँ रिज़ल्ट आएगा, हमारा उसमें सिलेक्शन होगा। इस चीज़ के लिए आपके पेरेंट्स और आपके फ्रेंड्स ये बहुत हेल्प करते हैं आपको। मतलब फ्रेंड्स एक अच्छे ग्रुप के बिना मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी ये जर्नी हार्ड हो जाती है। इम्पॉसिबल तो नहीं रहती है पर हार्ड हो जाएगी, बट अगर फ्रेंड्स और फैमिली का सपोर्ट रहता है तो चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाती है। और रेस्ट जो स्टडी पार्ट है वो तो मैं आपको और आपका शेड्यूल क्या रहता था पढ़ने का? चूँकि आपने देखा मेरा घर इस एरिया में है और यहाँ पे बहुत सारे कैफ़े हैं, तो यहाँ पे पढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता था क्योंकि बहुत शोर शराबा होता था यहाँ पे। तो मैं अपने दिन के शेड्यूल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती थी, मॉर्निंग स्लॉट, आफ्टरनून स्लॉट और इवनिंग स्लॉट। मॉर्निंग स्लॉट मैं अपने घर पे ही रह के पढ़ती थी। मैं अर्ली मॉर्निंग 7-7:30 से स्टार्ट कर देती थी वो, और वो मेरा विदाउट एनी ब्रेक वो 3 से 3.5-4 घंटे का एक स्लॉट रहता था 11-11:30 बजे तक। मतलब उस स्लॉट में मैं मेजरली वो सब्जेक्ट्स लेती थी जो मैं रात को नहीं कर पाऊँगी, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं ना, क्योंकि मॉर्निंग में आप फ्रेश रहते हो, ब्रेन फंक्शनल स्टेज में रहता है। तो आप जो हैवी सब्जेक्ट्स जिसको हम बोलते हैं, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इनको आप मॉर्निंग में उठाइए ताकि आप एक बार उन्हें मॉर्निंग में अच्छे से पढ़ भी लीजिए और एक थोड़ा सा बर्डन हल्का हो जाता है कि हाँ मेजर सब्जेक्ट हो गया है, अब हम दूसरे सब्जेक्ट देख लेंगे। उसके बाद मैं भंवरकुआ जाती थी, मेरी लाइब्रेरी वहीं थी। आफ्टरनून स्लॉट में मैं थोड़ा सा लाइट सब्जेक्ट रखती थी कि या तो अगर मेंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो हम यूनिट वाइज रखते थे, जैसे फर्स्ट पेपर हो गया हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, तो मॉर्निंग में मैंने हिस्ट्री पढ़ लिया एंशिएंट, तो आफ्टरनून में मैं इंडियन मतलब एमपी का हिस्ट्री पढ़ना प्रेफर करती थी, वो थोड़ा ईजी रहता था कंपेरेटिवली। और जैसे शाम को मैं ज्योग्राफी का कोई लाइट टॉपिक हो गया, रिमोट सेंसिंग, GIS, GPS, वाटर मैनेजमेंट, इस टाइप के टॉपिक्स प्रेफर करती थी। इसके बाद जैसे मैं मेंस का पूछना चाहूँगा सोर्सेज का। जो पेपर है, फर्स्ट पेपर है उसका पार्ट A है, पार्ट B है, तो इनके सोर्सेज बताइए, क्योंकि आप सोर्सेज बता देंगे तो हो सकता मे बी एस्पिरेंट को हेल्प मिल जाएगा कि उनको कैसे सिलेक्ट करना चाहिए कि इस पेपर के लिए ये वाले नोट्स बेहतर रहेंगे। एग्जैक्टली। मीन्स के हम अगर पेपर 1 से बात करें तो पेपर 1 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, पार्ट A, पार्ट B। पार्ट A में हमें इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न देखने को मिलता है, इसी के साथ हमें MP का हिस्ट्री रहता है। और पार्ट B में वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, MP का और रिमोट सेंसिंग, GIS, GPS। तो मैंने एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न ये तीनों मैंने लूसेंट से, साथ ही एडिशनल टॉपिक मैंने स्पेक्ट्रम से प्रिपेयर किए थे। लूसेंट मैंने मेजरली, ऐसा बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ लूसेंट प्रीलिम्स तक ही रहती है, हमें मेंस तो कहीं और से लेना होगा, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। लूसेंट मेंस के लिए भी बहुत सफिशेंट होती है, स्पेशली जो 2020-21 के जो मेंस का पैटर्न हुआ है जिसमें हमें कम लाइन में आंसर्स देने रहते हैं, तो लूसेंट से हमें बहुत हेल्प मिलती है। तो मैंने लूसेंट से एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों हिस्ट्री पढ़ी थी, इसी के साथ मैंने स्पेक्ट्रम से नोट्स बनाए थे, जैसे पॉलिटिकल कॉजेज़, सोशल कॉजेज़ या इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल हो गया। अगर हम बात करें MP की हिस्ट्री की, तो MP की भी मैंने एंशिएंट, मेडिवल, जो मेरा प्रीलिम्स का सोर्स था उसी को कंटिन्यू करा था, मैं सोर्सेज चेंज नहीं करती थी। प्रीलिम्स में जो हिस्ट्री पढ़ती थी उसी से मैं एंशिएंट और मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री MP का मेंस में भी पढ़ती थी। हाँ, कुछ रिवोल्ट्स होते हैं या कुछ एडिशनल चीज़ें होती है जो मैं जनरली नोट डाउन कर लेती थी एक कॉपी में, वो मैंने कर रखा है। जैसे डायनेस्टीज़ हो गई, तो डायनेस्टी की मैंने हर डायनेस्टी की शॉर्ट हैंडआउट्स बना रखे हैं, ताकि मुझे जब भी पढ़ना हो उस एक हैंडआउट को पढ़ लेती हूँ तो डायनेस्टी रिवाइज हो जाती है। ये रहा मेरा हिस्ट्री का पूरा जो मैंने सोर्सेस यूज़ की थी। रही बात ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी में थोड़ा सा डायनामिक टॉपिक रहता है, लाइक आपको रिमोट सेंसिंग की सैटेलाइट्स आ जाती हैं या फिर जो करंट की टेक्नोलॉजी है कुछ वो आ जाती है, क्योंकि रिमोट सेंसिंग ऐड हुआ है। वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने बर्नवाल से रेफ़र की थी, मतलब सारे जो टॉपिक वाइज है वो मैंने बर्नवाल बुक से रेफ़र किए थे। इंडियन ज्योग्राफी मैं लूसेंट और बर्नवाल से रेफ़र करती थी। इसी के साथ मैंने कुछ यूट्यूब में वीडियोस देख के अपने हैंडमेड नोट्स बनाए थे, क्योंकि मुझे इंडियन ज्योग्राफी में मॉनसून थोड़ा सा टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता था, तो मैंने उसी के नोट्स बनाए थे। इसी तरह से मैंने फॉरेस्ट, वाटर के बनाए थे। सेम विद MP ज्योग्राफी। MP ज्योग्राफी में मेरा वही प्रीलिम्स का सोर्स रहता था जो मैं मेंस में यूज़ करती थी, और उसी के साथ मेरा रिमोट सेंसिंग, GIS, GPS के मैंने पूरे टॉपिक वाइज हैंड आउट नोट्स बनाए थे, और कुछ एडिशनल मैं नेट का यूज़ कर लेती थी।
आपको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो डायरेक्टली कोई टॉपिक जिन्हें सर्च करना है तो थोड़ा सा हेल्पफुल ही रहता था कि हम दृष्टि IAS या कुछ टॉपिक के आगे अगर आप UPSC लिख दो तो उसमें उस टॉपिक के UPSC के कॉन्टेक्स्ट में नोट्स आ जाते हैं, तो जो आपको MPPSC में भी हेल्प करते हैं। ये पेपर 1 पार्ट A पार्ट B के। अगर हम पेपर 2 की बात करें तो उसमें पॉलिटी रहता है और इकोनॉमिक्स रहता है। पॉलिटी मैंने लक्ष्मीकांत से पढ़ा था क्योंकि मैंने 2019 में हम लोगों को कोर 150 मार्क्स का पेपर रहता था। इसी तरह मैंने थिंकर्स नेट से पढ़े थे और पढ़ के मैंने हैंड आउट्स बनाए थे। इकोनॉमिक्स भी मैंने अपने खुद के हैंडमेड नोट्स बनाए थे और आगे MP का जो पोर्शन था वो मैं MP की बुक से ही रेफर करती थी। अब पेपर 3 जो मोस्ट डिफ़िकल्ट पेपर रहता है, मतलब मैं साइंस बैकग्राउंड की हूँ, मेरा इंजीनियरिंग हुआ है, बट स्टिल मुझे खुद उस पेपर का थोड़ा डर रहता है क्योंकि उसमें कोई फिक्स नहीं रहता है, वो कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते हैं। तो साइंस के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि NCERTs फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए NCERT बेस्ट रहेगी। आप टॉपिक वाइज डायरेक्ट NCERT उठाइए, आप टॉपिक के बाहर कुछ भी NCERT से भी मत पढ़िएगा जो सिलेबस में नहीं दे रखा है। इसी के साथ मैंने लूसेंट भी पढ़ी है क्योंकि साइंस के लिए लूसेंट अपने आप में सफिशेंट है NCERT के अलावा। मैथ्स के लिए सर मैंने RS अग्रवाल 7th और 8th स्टैंडर्ड की देखी थी, मतलब जो टॉपिक थे लाइक परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, वो मैंने 7th और 8th की RS अग्रवाल से रेफ़र करा था। और आगे कम्युनिकेबल, ये सब टॉपिक ऐसे थे जो आप डायरेक्टली नेट से या कुछ अलग अलग कोचिंग के नोट्स या जेरोक्स इन सब से मैंने सारा एक्यूमुलेट करा था और उसी से मैं स्टडी करती थी। एथिक्स की भी सेम मैंने अपने हैंड आउट नोट्स बनाए थे और हिंदी के भी, मतलब मेजर मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो हैंड आउट नोट्स जो मैंने अलग अलग बुक्स से और ऐसे बनाए थे। निबंध वगैरह का? हाँ, क्योंकि हिंदी मीडियम मेरा था नहीं और निबंध एक बहुत चैलेंजिंग पेपर होता है स्टार्टिंग से ही, 19 से ही। निबंध के लिए मैंने लास्ट 2013-14 से लेके 2018 तक जो निबंध पूछे गए थे उनको मैंने सारे निबंध के टॉपिक सब्जेक्ट वाइज एक्यूमुलेट कर दिए थे। जैसे उन्होंने हिंदी पे निबंध पूछे तो हिंदी पे जो 4-5 निबंध पूछे वो मैंने नोट डाउन कर लिए। इंग्लिश पे कंप्यूटर पे या टेक्नोलॉजी पे पूछे या भ्रष्टाचार या प्रदूषण पे, वो टॉपिक देख लिए। फिर मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा निबंध वो किस एरिया से पूछ रहे हैं। अब जैसे 20 में तो उन्होंने डायरेक्ट निबंध का दे रखा है आपको कि फर्स्ट जो 50 मार्क्स का है, तो मैंने जो बहुत ज़्यादा कॉमन है या जो आ सकते हैं वो निबंध मैंने लिख लिए पूरे अच्छे से, कोटेशन और स्टोरी बना के सब कुछ लिख के उन्हें मैंने, मतलब मेरे लिए तो ये था कि मैंने उन्हें रट लिया था अच्छे से, कि तो उससे क्या होता था कि दूसरे निबंध में भी मुझे हेल्प ये मिल जाती थी कि मुझे एक अच्छे वर्ड्स मिल जाते थे, थोड़ा कोटेशन मिल जाता था, थोड़ा एक हैंड राइटिंग का एज मिल जाता था। तो निबंध में मेरा यही है कि जो सिलेबस में निबंध दे रखे हैं आप एक बार उन सारे निबंध को लिख लीजिए ताकि आपको निबंध बनाना आ जाएगा, आपका क्या फॉर्मेट रहेगा वो एक अच्छे से प्रिपेयर करना। जिसके बाद आपने नोट्स का बताया, तो नोट्स में जैसे ये किया था आपने कि पहले मतलब पढ़ लिया, 1-2 बार रीड कर लिया उसके बाद बनाया था, या फिर जब पढ़ते गए उसी के साथ में नोट्स बनाए थे आपने? देखिए, ये टॉपिक टू टॉपिक वैरी होता है। जैसे जो टॉपिक मेरे वीक थे उनके लिए मैंने 1-2 बार थॉरोली पढ़ा था, फिर मैंने नोट्स बनाए थे। जो लगता था कि हाँ ये हो जाएंगे तो वो टॉपिक मैंने डायरेक्टली हेडिंग्स डाल के उनके नोट्स बनाना स्टार्ट टेस्ट सीरीज के बाद में बात करेंगे। जैसे मुझे लगता है कि मेंस का जो आपने स्ट्रेटजी बताया है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से बता दिया आपने। तो आई होप पूरा वीडियो अगर कोई देखता है एस्पिरेंट तो उसको हो जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में। आपने टेस्ट सीरीज कब से ज्वाइन किया था और टेस्ट सीरीज का क्या बेनिफिट मिला आपको? टेस्ट सीरीज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। मतलब आपकी मेंस अगर आपने टेस्ट सीरीज़ लगा रखी है और डेडिकेटेडली आपने उसको फॉलो किया है तो आपका 50 to 70% मेंस उसी से कवर हो जाता है। सर मैंने 2019 से ही टेस्ट सीरीज़ लगा ली थी, जब मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था 19 वाला। मुझे आंसर राइटिंग नहीं आती थी इतनी अच्छे, तो स्टार्टिंग में तो मेरा स्कोर कम रहता था। कितना रहता था? 30-40 से चालू हुआ था। और मतलब पहला मेरा टारगेट यही था जब मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाई थी कि मैं पेपर कंप्लीट कर लूँ, पर पेपर कंप्लीट नहीं होते थे, लेंदी होते थे। इसी के साथ थोड़ा फिर पेपर कंप्लीट होने लगे तो थोड़ा सा मैंने क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करा कि फैक्ट्स देने लग गई। फिर और ज़्यादा अपग्रेडेशन हुआ कि लाइक आप मतलब स्टेजेस थी, पेपर कंप्लीशन, क्वालिटी, फिर थोड़ा सा मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना चालू करा, थोड़ा सा फैक्ट देना स्टार्ट किया। और अब जो आंसर मतलब रिसेंटली जो मैं मेंस दे के आई हूँ इसमें मैंने यही स्ट्रैटेजी फॉलो की थी कि मुझे करंट
इंटरनेशनल जो डेटा जो भी न्यूज़ में है, जो उस टॉपिक के रेलेवेंट है, वो मैंने ज़रूर मेंशन किया। मैंने पाई चार्ट्स, मैंने ग्राफ, फ्लो चार्ट्स, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। जैसे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, आपने बताया कि जो करंट की जो चीज़ें हैं वो ऐड ऑन करना चाहिए मेंस में आपको, हाँ। तो उससे मतलब दूसरों से कुछ अलग करना है आपको, तो अच्छे नंबर मिल सकते हैं आपको। मतलब करंट आपके एक आंसर को दूसरों के आंसर से डेफिनेटली अलग करता है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हिस्ट्री में कोई करंट नहीं होता है, हिस्ट्री में जो आपको पढ़ना है वही आंसर लिखना, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री में जैसे अगर आपको कोई हड़प्पन सिविलाइजेशन का आंसर है, तो रिसेंटली हड़प्पा सिविलाइजेशन की अराउंड 3000 ईयर पुरानी एक ज्वेलरी फैक्ट्री मिली है। ये आप हड़प्पा के ट्रेड या हड़प्पा की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बिल्कुल मेंशन करिए। और सर मैं जो करंट मेंशन करती थी, जो भी रहता था, मैं अलग से या तो उसे बॉक्स में या फिर एक स्टार बना के या सर्कल बना के मेंशन करती थी, ताकि उस एग्ज़ामिनर का दिमाग उस चीज़ पे जाए कि इसने अलग से मेंशन करा है, नोटिस करे वो उस चीज़ को। वही आपके आंसर को दूसरों के आंसर से अलग बनाएगा। मैंने यही पैटर्न टेस्ट सीरीज़ में भी फॉलो किया था और मेरा टेस्ट सीरीज़ में स्कोर अच्छा आता है, मतलब अच्छी 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर में ऐसा क्या प्रेजेंटेशन करना चाहिए कि एक आपका अच्छा जो आयोग की डिमांड है कि एक आप ऐसा आंसर लिख सकते हैं? पहली चीज़ 3, 5, 11 मार्कर मेरा हर सब्जेक्ट में अलग अलग स्ट्रैटेजी पे चलते थे। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो 3, 5, 11 मार्कर में मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैप्स, उसके साथ मैं उनके इंस्क्रिप्शंस, उनकी कुछ बुक्स या करंट में जो हुआ है वो मेंशन करती थी। हिस्ट्री के मैं 5 मार्कर में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन देना प्रेफर करती थी 5 और 11 में। 3 मार्कर में इतनी स्पेस नहीं रहती है कि हम दे पाएँ। ज्योग्राफी की बात करें तो मैप मस्ट है ज्योग्राफी में, साथ में करंट का डेटा रहता था। ठीक उसी तरह सोशल सेक्टर में भी आप जो रिपोर्ट्स आती है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हुई, जेंडर गैप रिपोर्ट हुई, इन्वायरमेंट रिपोर्ट आई, वो ज़रूर कोट करिए। ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके मार्क्स में। आपको थोड़ा सा इनोवेटिव आंसर्स बनाने पड़ेंगे ट्रेडिशनल आंसर्स से अलग। आपने मतलब मेरा ऐसा रहता था, हमारे एक पेज पे 2 आंसर लिखने रहते थे, तो एक आंसर में थोड़ा सा नॉर्मल लिखना प्रेफर करती थी क्योंकि स्पीड का भी इशू रहता था। एक आंसर में थोड़ा इनोवेटिव, फिर नॉर्मल, ऐसे अल्टरनेट पैटर्न में चलते थे। दूसरी चीज़, मैं फ़्लो चार्ट, जैसे कि आंसर को ही फ़्लो चार्ट के फॉर्म में बता देती थी, या फिर उसको कभी कभी पैरा, क्योंकि आप हमेशा पॉइंट लिखते हैं तो वो थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है। आप एक आधी आंसर पैरा में भी लिख सकते हैं तो थोड़ा सा वो डिफरेंट लगेगा। इसी के साथ आप सर्कल, ग्राफ्स, रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर सकते हैं। आपने लगातार मेंस लिख रहे हैं, 2019 का भी लिखा, 2020 का भी लिखा, 2021 का भी लिखा, है ना, और मेंस क्वालिफाई हैं। 2019 का भी आपका इंटरव्यू है, 2020 में आप सिलेक्टेड हो गए, 2021 का भी अभी मेंस हुआ आपका, तो इनमें कुछ बदलाव दिखा आपको? हाँ, डेफ़िनेटली। मतलब मेरी 2019 की अगर मैं मेंस की बात करूँ, तब मेरी राइटिंग स्किल्स इतनी इम्प्रूव नहीं थी जितनी 20 में है। और अभी जो 21 के पेपर्स आए हैं, थोड़े से ट्रिकी पेपर थे, थोड़े से अनकन्वेंशनल पेपर थे, जैसे जनरली एमपीएससी के आते थे, तो इनको भी मैंने अटेम्प्ट करा है। थोड़ी सी मैंने अपनी राइटिंग स्टाइल को डिफरेंटली वो करा है कि मैं उसमें क्या बेस्ट कर सकती हूँ। तो जितना मैं मेंस लिख रही हूँ उतना मैं इम्प्रूव कर रही हूँ, ऐसा मुझे लग रहा बताया है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था आपने, लगभग कितने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और कितने टेस्ट दिए होंगे? मैं कंटिन्यूसली 2019 से लेके टिल डेट 2023 तक मैं टेस्ट सीरीज़ दे ही रही हूँ। मतलब मैंने कभी भी ब्रेक नहीं करा। अगर 19 का एग्ज़ाम था तब टेस्ट सीरीज़ दी थी, फिर थोड़ा सा ब्रेक लिया था, फिर 20 के एग्ज़ाम में टेस्ट सीरीज़ दी, फिर 21 और अभी भी रिसेंटली दी। मतलब टेस्ट सीरीज़ तो मस्ट है मेरे लिए। मतलब कितना, एक भी अगर एक मोटा मोटा अगर आइडिया लगाया जाए कितने टेस्ट दे दिए होंगे आपने? क्योंकि आपने अगर एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है तो उसमें कम से कम 20-30 टेस्ट तो होंगे ही ना? हाँ, 100 प्लस दे चुके होंगे। 100 प्लस दे चुके हाँ हाँ, आराम से 100 तो हो ही गए होंगे। ज़्यादा भी हो सकते हैं इससे, पर कम तो नहीं होंगे मेरे हिसाब से। बच्चे ऐसे रहते हैं जो शायद उन्हें टेस्ट सीरीज़ में कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, या उन्हें ऐसा लगता है कि हम वहाँ जाके टेस्ट सीरीज़ देंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जो ये मेंस था, प्रीलिम्स के बाद था। तो उन लोगों के लिए ये है कि आप आंसर्स लिखिए, भले ही आप कोचिंग पे जाके आंसर लिखिए या घर पे लिखिए, आप अपने साथ ऑनेस्ट रहिए। आप घर पे डेडिकेटेडली 1.5 घंटे का पेपर सॉल्व करिए, क्योंकि आपका लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस डिमांड करता है राइटिंग, यू हैव टू राइट आंसर्स। और अगर आप डेली 2 से 3 आंसर लिखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे प्रीलिम्स में आपको MCQs लगाने हैं, सेम उसी तरह आपको मेंस में
टेस्ट या तो आप टेस्ट सीरीज़ जाके लगाइए या फिर घर पे आप डेडिकेटेड या प्रीलिम्स का बात हो गया, मेंस का हो गया, अब रही इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू में कैसा रहा आपका? इंटरव्यू जो मेरा एक्चुअल था, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं कैसा जाएगा। मेरा रैकवर्थ सर का बोर्ड था। सर रैकवर्थ सर ने अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे, पर एंड में गौतम सर थे, तो गौतम सर ने मतलब थोड़ी सी अनकन्वेंशनल चीज़ें पूछी थी। मेरे कॉलेज का नाम मेडिकैप्स था, तो उन्होंने मुझसे दवाइयों के नाम पूछे थे 2-3 कि अच्छा आपको ये दवाई नहीं पता। अच्छा, तो थोड़ा सा मैं डर गई थी, पर मैं कॉन्फिडेंट रही थ्रू आउट द इंटरव्यू। मेरा जो इंटरव्यू था, एक वाइस चांसलर भी थे। मेरा इंटरव्यू मेजरली थोड़ा सा मुझे लैंग्वेज का भी एज मिला है, और थोड़ा सा मेरा जो एनजीओ जो मैं वर्क करती थी 2016-17 में, उसके रिगार्डिंग मुझसे अच्छी चीज़ें पूछी थी जिनके आंसर्स मुझे अच्छे से आते थे, तो उसमें भी मुझे एक थोड़ा सा बेनिफिट मिला है। इंटरव्यू की अगर मैं बात करूँ, इंटरव्यू में आपको आपका डेफ, जैसे प्रीलिम्स मेंस में आपका सिलेबस होता है होली बुक, ठीक उसी तरह आपका डेफ इज़ एवरीथिंग। डेफ के बाहर बहुत रेयर केसेस में आपका इंटरव्यू जाएगा। डेफ से आपका अगर आपका नाम है, लाइक मेरा नाम प्रियल है, तो मुझसे मेरे नाम का मीनिंग ही सबसे पहले पूछा था। मेरा सरनेम यादव है, तो उन्होंने यादव की हिस्ट्री पूछ ली थी। तो आपका डेफ जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो डेफ के अलावा कुछ नहीं पूछेंगे। दूसरी चीज़, वो आपके आंसर्स में से ही क्वेश्चन फॉर्म करेंगे। अगर मैंने कोई आंसर दिया है जिसमें मैंने वर्ड यूज़ करा है मॉडर्नाइजेशन, तो उनका अगला क्वेश्चन डेफिनेटली होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्नाइजेशन। तो आप जो भी आंसर कर रहे हैं, आप इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा कि अगला क्वेश्चन आपके उस आंसर से निकलने वाला है। तो आप प्लीज़ कोई भी ऐसे वर्ड्स या कोई भी ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज़ मत करिएगा जिसको फिर आप आंसर नहीं कर। पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि आप एक लड़की हो, तो ऐसा कुछ चैलेंज आए आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ तक आना एक लड़की के लिए बड़ी बात होती है। जी डेफ़िनेटली, एज़ अ गर्ल थोड़ी जर्नी डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन हो चुका था और थोड़ा सा हर लड़की की लाइफ में मुझे ऐसा लगता है, ऐसा होता है कि शादी का प्रेशर रहता है। मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ, हरदा डिस्ट्रिक्ट थोड़ा छोटी जगह है, और वहाँ पे मतलब मेरी फैमिली तक में भी बहुत जल्दी लड़कियों की शादी करवा दी जाती है। तो थोड़ा सा स्पेशली कोरोना टाइम आया था, तब थोड़ा सा शादी का था कि हाँ बेटा शादी कर लो, उसके बाद प्रिपरेशन कर लेना, या शादी के बाद कंटिन्यू कर लेना। बट इस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ कि मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई, मेरी दी, ये लोग थ्रू आउट मेरे कंसिस्टेंट सपोर्टर्स थे। मतलब एक एज अ स्ट्रॉन्ग पिलर रहे हैं ये, कि नहीं, जैसे अगर रिश्तेदार भी बोलते थे कि नहीं शादी करवा दीजिए, बाद में पढ़ लेगी, तो नहीं, अभी वो पढ़ेगी, पहले पोस्ट लाएगी, फिर शादी करेगी। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था कि थोड़ा सुनना पड़ता था रिश्तेदारों से। ज़्यादा मैं कहीं जाती नहीं थी, इसलिए कि पूछेंगे क्या कर रही है, अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। आपकी जर्नी में सबसे बड़ा जो श्रेय है वो किसको जाता है? मेरी जर्नी में डेफ़िनेटली सबसे बड़ा श्रेय मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स को जाता है। ये दोनों नहीं होते तो आज ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि ये जर्नी में मल्टीपल ब्रेकडाउन्स थे। 19 का इंटरव्यू आया था, फिर वो डिले हो गया, 20 का, मतलब एक हर फेज़ में एक डिफ़िकल्टी थी, पेशेंस था, ब्रेकडाउन थे, स्ट्रगल थी। बट ये जो फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट था, इन्होंने स्ट्रॉन्ग रखा कि नहीं तुम कर सकती हो, नहीं तुमसे होगा प्रियल, अच्छे से तुम डेडिकेटेड रहो। तो डेफिनेटली मेरी फैमिली। इंदौर का जो भंवरकुआं है, भोलाराम है, आपको क्या लगता है वहाँ पर ऐसा क्या है? क्योंकि स्टूडेंट जो भी आते हैं वहाँ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। भोलाराम पे आपको क्या लगता है कि भोलाराम पर ऐसा क्या है? भोलाराम और भंवरकुआं MPPSC की जान है। मतलब एक होता है ना कि हार्ट है ये MPPSC का। यहाँ दिल धड़कता है MPPSC वालों का। जैसे मैं यहाँ रहती हूँ इस एरिया में, बट मैं डेली भंवरकुआं जाती हूँ। मतलब अगर आप भंवरकुआं और भोलाराम जाओ नहीं तो आपको फ़ील ही नहीं होगा कि आप MPPSC के एस्पिरेंट हो। आपको वो हर दिन फ़ील कराता है, आप इतने सारे बच्चों को देखते हो। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको भोलाराम भंवरकुआं में ये लगती है कि नहीं, आप इस जर्नी में अकेले नहीं हो, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। तो वो आपको एक मोटिवेशन देते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि मैं कितना मिस करूँगी भंवरकुआं को और भोलाराम में को। जो हैंड राइटिंग होती है वो मैटर करती है क्या? उसकी बेस पे ही परफॉर्मेंस पे ही मार्क्स अच्छे मिलते हैं क्या? क्या लगता है? जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मेंस में मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपका कंटेंट इतना रिच है और इतना
मतलब जो क्वेश्चन की डिमांड है आपने वो फुलफ़िल करी है तो आपको डेफ़िनेटली मार्क्स मिलेंगे। हाँ, बट हैंडराइटिंग इतनी होना चाहिए कि आपकी हैंडराइटिंग रीडेबल हो, एग्ज़ामिनर चेक कर उस राइटिंग को अच्छे से रीड कर सके। उसके अलावा किसी की राइटिंग बहुत अच्छी होती है, किसी की ठीक होती है, इट डज़न्ट मैटर, आपको मार्क्स आपके कंटेंट पे ही मिलेंगे। फ्यूचर के जो एस्पिरेंट हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? फ्यूचर के एस्पिरेंट्स के लिए मुझे यही एडवाइस है कि आप लोग योद्धा हैं। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MPPSC, आप डेफिनेटली योद्धा हैं। आप पिछले 3-4 साल से स्ट्रगल में अभी तक खड़े हैं और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अपना हार्ड वर्क कंटिन्यू रखिए और किसी भी चीज़ से हमें डरना नहीं है। हार्ड वर्क विल ऑलवेज पे ऑफ। तो अच्छे से डेडिकेटेडली पेशेंस रखिए, परफॉर्मेंस करिए MPPSC में, डेफिनेटली आपको पोस्ट क्वेश्चन छूट मिलेगी। गया था, मैं अभी पूछ लेता हूँ। सोशल मीडिया का क्या रोल था? क्या आप यूज़ करते थे? इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया। हाँ जी, ये एक मिथ रहता है या ये पर्सन टू पर्सन वैरी भी करता है। किसी को लगता है कि सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन होगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, किसी को सोशल मीडिया हेल्पफुल रहता है। इन माय केस मैंने सोशल मीडिया को थोड़ा यूटिलाइज़ किया था। मैं बहुत यूज़ करती थी यूट्यूब और इंस्टाग्राम, फेसबुक। इससे मुझे डेली कंटेंट, डेली अवेयरनेस रहती थी मुझे कि क्या चीज़ें चल रही है। वो मेरे माइंड में, मैं कुछ पिक्चर देख लेती थी तो वो इमेज फॉर्म हो जाती थी, तो वो मुझे आगे हेल्पफुल रहता था। ज़्यादा मैं मेंस के समय इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी, बट ड्यूरिंग द ब्रेक्स आई यूज़ द सोशल मीडिया। तो आप एज अ बेनिफिट उसका यूज़ कर सकते हैं। अभी आप 2021 का मेंस दे के आए हैं, तो आपको अभी इसमें सेटिस्फाई नहीं है कि आप जो अभी आपको पोस्ट मिला है? डेफिनेटली ये पोस्ट बहुत अच्छी है, पर मैं DC के लिए एम कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे DC मिले, तो इसीलिए मैंने मतलब आपको जब तक DC नहीं मिलता तब तक आप रुकेंगे नहीं? हाँ, अभी तो यही सोचा है कि DC ही चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सारे सोर्सेज बता दिए, स्ट्रेटजी बता दी। अगर और कुछ भी लगता है कि ये क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम अगले वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।